खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, पूरा आसमान बाकी है। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्निंग इज अर्निंग। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसे हिंदी में लोक व्यवहार भी कहा जाता है। लोक व्यवहार की पहली कॉपी सन 1936 में छापी गई, लेकिन डेल कार्नेगी और पब्लिशर ने इस बुक की सिर्फ 5000 कॉपियां ही बनवाई, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा उम्मीद ही नहीं थी कि यह 5000 कॉपियों से भी ज़्यादा बिक पाएगी। परंतु पब्लिशर और राइटर हैरान हो गए कि रातों रात ये बुक इतनी फेमस हो गई कि इस बुक की एक के बाद एक कॉपियां छापने के लिए वे मजबूर हो गए। दोस्तों, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बुक की लर्निंग्स कितनी प्रैक्टिकल और कितनी पावरफुल रही होगी कि यह न्यूयॉर्क टाइम की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक बन गई। इस बुक को दुनिया की हर पॉसिबल लैंग्वेज में लिखा गया है। लोक व्यवहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? इफेक्टिव स्पीकिंग एंड ह्यूमन रिलेशनशिप सिखाने के लिए डेल कार्नेगी ने अपने जीवन भर इसे बेहतरीन बनाने का प्रयास करते रहे, ताकि हर बदलती दुनिया के साथ इस बुक की लर्निंग्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करके हम अपने प्रभावशाली रिश्ते और प्रभावशाली पर्सनैलिटी को बना सकें। आइए जानते हैं डेल कार्नेगी को बुक लिखने का आइडिया कैसे आया। क्योंकि सन 1912 में डेल कार्नेगी न्यूयॉर्क में व्यापार से जुड़े व्यक्तियों और व्यावसायिक लोगों के लिए अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे थे। स्टार्टिंग डेज में वह लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाते थे, लेकिन फिर उन्हें महसूस हुआ कि इफेक्टिव बोलने के साथ साथ यह भी इम्पोर्टेंट है कि हर इंसान यह जान जाए कि प्रतिदिन के व्यापारिक तथा सामाजिक जीवन में लोगों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाए। इस बुक से न केवल व्यापार करने वाले लोगों, बिजनेस करने वाले लोगों को ही फायदा होगा, बल्कि एक स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ, एक इंजीनियर, एक जॉब करने वाला पर्सन या खुद का कोई काम करने वाला पर्सन, हर एक इंसान के लिए यह बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। स्टार्ट करते हैं। लोक व्यवहार बुक में टोटल 4 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें प्रिंसिपल के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से सिखाया गया है कि नंबर 1, लोगों को अट्रैक्ट कैसे करें। नंबर 2, लोगों के दिल में जगह कैसे बनाएं। नंबर 3, क्या करें कि दुनिया आपकी बात मान जाए। नंबर 4, बिना ठेस पहुंचाए लोगों को कैसे बदलें। इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं। चलिए पहले पार्ट को समझते हैं, उसके पहले चैप्टर को पढ़ के, जिसका नाम है इफ़ यू वांट टू गैदर हनी डोंट किक ओवर द बी हाइव्स। शहद इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खी के छत्ते पर लात नहीं मारा करते। आप इसके चैप्टर के नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि राइटर क्या बताना चाहते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। सन 1931 में एक मर्डरर कॉर्ले, जो दुनाली बंदूक के नाम से भी मशहूर था, उसको चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया था और वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर में छिपा हुआ था। काफ़ी देर गोलियों की बौछार के बाद उसको पकड़ लिया गया। वह उस टाइम का सबसे डेंजरस क्रिमिनल में से एक था। लेकिन क्रोले अपनी नज़र में क्या था, इस बात का पता तब चला जब उसने गोलियों के बौछार के दौरान एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिखते समय उसके घाव से निकलते खून के दाग भी उस चिट्ठी पर लग गए। उसमें क्रोले ने लिखा था कि मेरे अंदर एक बहुत ही दयालु परंतु दुखी दिल है, जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मेरे अंदर एक बहुत ही कोमल दिल है। चिट्ठी लिखने के कुछ समय पहले की बात है। एक बार क्रोले लीक आयरलैंड पर गांव में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। तभी एक पुलिस वाला आता है और उसकी कार के पास आने के बाद उससे लाइसेंस दिखाने को बोलता है। पर क्रोले ने कुछ भी नहीं सोचा, रिवॉल्वर निकाली और सीधा उसके सीने में दाग दी। जैसे ही पुलिस वाला जमीन पर गिरा, क्रोले ने मरे हुए पुलिस वाले को भी दोबारा गोली से मारा। सोचिए, इतना जालिम और क्रूर आदमी बोल रहा है कि मेरे अंदर एक कोमल दिल है। जब उसे मृत्यु दंड दिया गया तो भी उसने यह कहा कि यह तो खुद को बचाने की सजा है। इस कहानी से यह समझ में आ जाता है कि क्रोले ने अपने आप को कभी भी दोषी नहीं माना।
इसी प्रकार बहुत सारे अपराधी अपराध करने के बाद भी खुद को दोषी नहीं समझते। इसी तरह जिनसे हम रोज मिलते हैं वह क्या खुद को क्या किसी भी बात के लिए दोषी समझते होंगे? 100 में से 99% लोग जो कभी भी अपने आप को दोष नहीं देते, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही गलतियां क्यों ना करे, लेकिन वह एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमने कोई गलती की है। खुद को क्रिटिसिज्म या किसी के द्वारा किया गया कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं सहते। इसलिए किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को दोष देना, ये बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल बात नहीं होगी। अगर हम उनको उनका दोष बताने लग जाते हैं तो वो तर्क वितर्क करना, खुद को सही साबित करना, इसमें लग जाते हैं, बहाने बनाने में लग जाते हैं। तो किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत ही खतरनाक बात हो सकती है, क्योंकि वह उसके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाता है और व्यक्ति के दिल में आपके लिए एक बैड फीलिंग आ जाती है। हर व्यक्ति सराहना, प्रशंसा का भूखा होता है। हर इंसान निंदा से डरता है। निंदा या फिर आलोचना करने से परिवारों के सदस्यों, मित्रों, कर्मचारियों, सहकर्मियों सभी का मनोबल बहुत कम हो जाता है। उनकी सिचुएशन में कोई सुधार नहीं होता। आइए इसको भी हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एनिड एक इंजीनियरिंग कंपनी में सेफ्टी कोऑर्डिनेट के पद पर काम करते थे। उनका काम फील्ड में काम कर रहे हर एक एम्प्लॉय का ध्यान रखना था। प्रत्येक कर्मचारियों लिंकन ने तलवारबाजी को चुना। इसके लिए वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट से तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी लिया। जिस दिन द्वंद्व युद्ध होना था उस दिन शील्ड्स और लिंकन का आमना सामना मिसिसिपी नदी के तट पर हुआ। ऐसे में एक की मौत तो निश्चित थी। लिंकन आखिरी क्षणों में उनके मित्रों के बीच बचाव के कारण द्वंद्व युद्ध टल गया। हालांकि लिंकन के जीवन की यह सबसे दुखद घटना थी, लेकिन इस घटना से उन्होंने एक सबक भी सीख लिया। इसके बाद उन्होंने कभी भी किसी का अपमानजनक पत्र नहीं लिखा, लोगों का मजाक नहीं उड़ाया,
फिर तो उन्होंने अपने शब्दकोश में से आलोचना शब्द को निकाल फेंका। फिर लिंकन ने गृह युद्ध के समय पोटोमैक की सेना के लिए नए जनरल नियुक्त किए और प्रत्येक जनरल मैक्लेलन, पोप, बर्नसाइड, हुकर, मीड सभी ने बड़ी बड़ी गलतियां की, जिससे लिंकन हताश होकर फर्श पर इधर से उधर घूमते रहे थे। लेकिन लिंकन, जिनका हृदय दुर्भावनाओं से नहीं बल्कि सद्भावनाओं से परिपूर्ण था, एकदम शांत रहे। किसी की भी आलोचना नहीं की। अन्य उनके प्रिय शब्द तो ये थे, किसी की भी आलोचना भूल कर भी मत करो, इससे आपको भी आलोचनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी लिंकन की पत्नी या दूसरे लोग दक्षिणी प्रांतों की निंदा करते थे तो लिंकन यही कहते थे, उनकी निंदा मत करो, उनकी जैसी परिस्थिति में अगर हम भी होते तो हम भी वही करते। लेकिन लिंकन के पास लोगों की आलोचना करने के सारे अवसर मौजूद थे। केवल एक उदाहरण से आप यह बात समझ सकते हैं कि लिंकन ने खुद को कितना बदला होगा। डेल कार्नेगी ने भी एक बार अपनी युवावस्था में रिचर्ड हार्डिंग डेविस नामक लेखक को एक मूर्खतापूर्ण पत्र लिखा, क्योंकि उन दिनों वे सभी को प्रभावित करने की एक नाकाम कोशिश में लगे रहते थे। वे लेखकों के बारे में एक पत्रिका के लिए लेख तैयार कर रहे थे तथा उन्होंने डेविस से उनके काम करने की शैली के बारे में पूछा। कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें एक खत मिला था जिसके अंत में लिखा था, डिक्टेट किया गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। इस वाक्य ने उन्हें बेहद प्रभावित किया। वे सोचने लगे कि इसका लेखक निश्चित ही महान तथा व्यस्त आदमी होगा, तभी तो उसने ऐसा लिखा है। अब उनकी मूर्खता देखिए, वे बिल्कुल भी व्यस्त नहीं थे, लेकिन रिचर्ड हार्डिंग डेविस पर रौब जमाते हुए छोटी सी चिट्ठी के अंत में यह शब्द लिखकर भेज दिया, डिक्टेट किया गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। उसने तो उनके खत का जवाब तक देना उचित नहीं समझा, बल्कि उनके पत्र के ही आखिरी में एक लाइन जोड़कर लौटा दी, आपके बैड मैनर्स का तो कोई जवाब ही नहीं है। यह सही थे, गलती उनकी ही थी, इसीलिए उनकी निंदा भी होनी चाहिए थी। लेकिन उनकी गलती होते हुए भी उनको बहुत बुरा लगा। 10 साल बाद मिस्टर डेविस की मौत का समाचार सुनने के बाद भी उनके माइंड में एक विचार ही घूम रहा था, उन्होंने उनकी बेइज्जती की है। अब यदि हम में से कोई भी किसी के लिए अपने मन में घृणा तथा द्वेष की भावना पैदा कर लेता है तो यह दशकों तक चलती रहती है और शायद उस व्यक्ति की मौत के बाद भी समाप्त नहीं होती। तो इसके लिए हमें केवल इतना ही करना चाहिए कि गिने चुने शब्दों में उस व्यक्ति की आलोचना कर दें, चाहे हमारी आलोचना तर्कसंगत हो या अतर्कसंगत। तो बुराई करना, निंदा करना, शिकायत करना, आलोचना करना, ये सब करना तो बहुत आसान है। कोई मूर्ख ही ऐसा कर सकता है, या फिर यूं कहें कि ज़्यादातर मूर्ख यही करते हैं। लेकिन लोगों को समझने तथा उनको माफ़ करने के लिए व्यक्ति को बहुत समझदारी तथा संयम की आवश्यकता होती है। कायल ने इसीलिए तो कहा था, महान व्यक्ति छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने में अपनी महानता का परिचय देते हैं। अधिकतर माता पिता अपने बच्चों की आलोचना करते नहीं थकते। क्या आप सोच रहे हैं कि लेखक आपको ये करने से रोक रहे हैं? नहीं, उनका कोई इरादा नहीं है। वे सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि आलोचना करने से पहले एक पत्रकारिता के एक प्रसिद्ध लेख फादर फॉरगेट्स को अवश्य पढ़ लें। अब इस फादर फॉरगेट्स में लिखा क्या गया है, चलिए जानते हैं। फादर फॉरगेट्स, ज़रा सुनो बेटा, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तुम तो गहरी नींद में सोए हुए हो। तुम्हारा प्यारा सा छोटा सा हाथ तुम्हारे कोमल से गाल के नीचे दबे हुए हैं। तुम्हारे पसीने में तर माथे पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं अकेला हूँ और चुपचाप तुम्हारे कमरे के अंदर आया हूँ। अभी कुछ मिनटों पहले मुझे बहुत पश्चाताप हुआ जब मैं पुस्तकालय में अखबार पढ़ रहा था, इसलिए तो मैं यहाँ आधी रात को किसी अपराधी की तरह तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा हूँ। ये है वे बातें जिनके बारे में मैं सोच रहा था। बेटा, आज मैंने तुम्हें बहुत क्रोध किया। जब तुम विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैंने तुम्हें खूब डांट लगाई थी। तुमने तौलिए की जगह पर्दे में हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे गंदे जूते देखकर भी मैं तुम पर क्रोधित हुआ था। सारा फर्श तुम्हारे द्वारा बिखरे हुए
चीज़ों से भरा पड़ा था। इसके लिए भी मैंने तुम्हें बहुत डांटा था। जब तुम नाश्ता कर रहे थे तब भी मैंने तुम्हें बहुत कुछ बुरा भला बोला था। इस कारण तुमने खाने की मेज पर खाना बिखेर दिया था। खाते समय तुम्हारा मुंह खुला था और चबड़ चबड़ की आवाज़ आ रही थी। तुम्हारे कोहनियों मेज पर थी। तुमने टोस्ट पर कुछ ज़्यादा ही मक्खन लगा लिया था। केवल इतना ही नहीं, मेरे ऑफिस जाते वक्त भी तुमने खेलने जा रहे थे और तुमने मुझे गुड बाय डैडी बोला था। तब भी मैंने तुम्हें गुस्से में टोक दिया था, ज़रा अपना कॉलर ठीक कर लो। ऑफिस से लौटने के बाद मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हारे साथियों के साथ मिट्टी में तुम खेल रहे थे। तुम्हारी जुराब में छेद हो गए थे और तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो गए थे। मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख पाया और तुम्हें सीधा अपने साथियों के सामने तुम्हें अपमानित कर दिया। अब यह पता है ये जुराब कितनी महंगी हो गई हैं, कपड़े कितने कीमती हैं। जब स्वयं अपनी कमाई से खरीदोगे तब पता चलेगा। थके थके मासूम से पलंग पर सो रहे हो एकदम निश्चिंतता के साथ, तो बेटे मुझे ऐसा एहसास हो गया कि तुम अब भी छोटे से बच्चे हो। कल तक तुम अपनी माँ के बाहों में झूलते थे, उसके कंधे पर सिर रखकर सो जाते थे। मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद बांध ली थी, कुछ ज़्यादा ही। तो इस लेख का भी यही एक सार निकला कि लोगों की आलोचना करने की बजाय हमें यह जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो वे काम करते हैं उसके पीछे का कारण क्या है। परिस्थितियाँ या पर ध्यान देने पर रोचक व लाभदायक सिद्ध होगा। इससे माहौल हल्का फुल्का भी बनेगा। समझ लेने का मतलब सबको माफ़ कर देना है। भगवान स्वयं आदमी की मृत्यु से पहले उसका निर्णय नहीं करता, ऐसा डॉक्टर जॉनसन का कहना था। तो फिर मैं या आप कैसे कर सकते हैं? इस बुक के फर्स्ट चैप्टर से हमें सीखने को मिलता है प्रिंसिपल नंबर 1, कभी भी बुराई मत करो, आलोचना मत करो,
निंदा मत करो, शिकायत मत करो।